अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज हसनैन मुनीम। टुडे वी गोना टॉक अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास 44 स्लाइड्स हैं, तो हाफ हाफ करके इसको लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली सेंट्रल वैल्यूज जो है ना उसको फाइंड आउट करने का जो एक तरीकेकार है। डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जिस तरह उसने दी हुई है नीचे। अरिथमेटिक मीन है, यानी कि जिसको हम अल्फाज में एवरेज कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है। इनके डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, उन सारे के ऊपर हम बात करते हैं। पहला है अरिथमेटिक मीन। सिंपल, जिस तरह हम एवरेज लेते हैं, जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं, जैसे 2 3 4 5, इस तरह रैंडम वैल्यूज दी गई हैं, उन सारों को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे। फर्ज करो हमें चार तीन वैल्यूज दी गई थी, 2 3 और 5। तो मैंने 2 जमा 3 जमा 5, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 3। तो 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अरिथमेटिक मीन। सिंपल एवरेज लेना, जितनी वैल्यूज आई थी उन सारों को ऐड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन पे डिवाइड कर देंगे। वो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए, सैंपल क्या होता है? बेसिकली जब आप एक पूरी पॉपुलेशन होती है, जैसे फैसलाबाद की पूरी पॉपुलेशन, और सैंपल क्या होगा, आप इनमें से लोग चूज करते हो फॉर स्टडी। अगर आप पूरी पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर रहे हो तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एब्रीविएशन डिफरेंट है। उसको डिनोट इससे करते हैं म्यू के साइन से, सॉरी माइक्रो के साइन से। ठीक है, और इसको एक्स बार के साइन से शो करते हैं। ये बड़ा एक्स है, ये छोटा एक्स है, ये बड़ा एन है, ये छोटा एन है। तो सैंपल के लिए यूजुअली हम इस्तेमाल करते हो तो आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हो। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सिंपल, 2 3 4 5 जो भी आपके रैंडम वैल्यूज हैं आपने उनको ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन कहता है कि मीन ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट वैल्यूज का मीन लेते हो, कांस्टेंट से क्या मुराद है कि अगर आप 57 57 57 57 चार वैल्यूज हैं, चारों का मीन लेते हो, तो आप क्या करोगे? इन सारों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, तो आंसर भी 57 ही आएगा। तो मीन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट। ठीक है। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। अब आप अगर आप ये सम ऑफ डेविएशन है कि पहले मीन लें, हर मीन में से उसकी एक वैल्यू माइनस कर दें। अगर मैं नीचे वाले पे आऊं, ये टेबल बना हुआ है, ये आपकी क्या थी? वैल्यूज थी डिफरेंट। ये आपने ये सम आ गया 548, 548 डिवाइड बाई 8, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 8 है। ठीक है, 2 4 6 और 8, 8 किया तो 68.5 आ गया। तो ये क्या आ गया? आपका मीन आ गया। अब इस मीन को आपने हर वैल्यू में से इस मीन को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 65 - 68.5, 71 - 68.5, 67 - 68.5। तो कुछ वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी, कुछ माइनस में आ जाएंगी। और जब इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करोगे दैट विल बी 0। ठीक है, नल। तो इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि अगर आप ये इसकी प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द डेविएशन, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। तो हमने जितनी डेविएशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशन की डेविएशन है, डेविएशन से मतलब कितना मीन से वो दूर थे, मीन में और एक हर वैल्यू में फर्क क्या था, उनको जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। द सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। अगर आप इन्हीं वैल्यूज का स्केयर ले लेते हो तो वो मिनिमम हो जाएगा। कैसे? देखें, रुक जाओ। अच्छा, द सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। कि जो डेविएशन जो है वो स्केयर कर लें, अगर आप उनको एक्स वाई एक्स आई माइनस एक्स बार जो आपने लिया ये वैल्यू, अगर आप इसका स्केयर ले लेते हो तो आंसर जो है दैट विल बी मिनिमम। मिनिमम से क्या मुराद है कि वो कम से कम आंसर होगा। एक्स मैंने 68.5 का स्केयर लिया तो ये आंसर आपका क्या आ गया? 166। इससे कम आंसर नहीं आ सकता। अगर आप 68.5 की जगह कोई और वैल्यू लेते हैं, कोई और कांस्टेंट लेते हो, तो इससे कम आंसर नहीं आएगा, इससे बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ कि अगर वो कहता है कि द सम ऑफ स्केयर्ड ऑफ द डेविएशन, कि अगर ये जो स्केयर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी मिनिमम, कि इससे बड़ा कोई आंसर नहीं होता। ए से मुराद है कोई वैल्यू। 68 बेशक वो मीन से बड़ी है, बेशक मीन से छोटी है, आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका आंसर जो इस वाले आंसर से बड़ा ही होगा। ठीक है, जैसे ये हमने मीन वाला आंसर लिया है तो दैट इज 166। इसकी जगह हमने रैंडमली 70 पुट करके देखा, तो 70 जब पुट करके उसका स्केयर लिया तो दैट इज 184। तो 184 इज ग्रेटर देन 166, तो फर्क आ गया। ठीक है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी, तो अरिथमेटिक मीन के अंदर फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है कि इफ x1 x2 ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, हैव मीन x, देन द मीन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय कांस्टेंट a इज द मीन मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। कि अगर हम एक एक वैल्यू को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं उन सारों को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उनको कर लें जमा। ठीक है, हर वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उनको कर दिया जमा, और उनका निकाल दिया मीन।
ठीक है। तो ये सिंपली इसका मतलब यही है कि आपने मीन को डायरेक्टली उसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला था, मीन का, लेकिन हर एक के अंदर हमने क्या किया है, एक्स आएगा मतलब है कि x1 मल्टीप्लाई बाय ए, x2 मल्टीप्लाई बाय ए, प्लस कर रहे हैं, प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय ए। तो फर्ज कर लो ए जो था वो 2 था, तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तीन ही नंबर लिए थे 2, 3 एंड 5, और उनको डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो ये जो आंसर आएगा ये एज इट इज ऐसे ही है कि अगर आपने पहले से मीन निकाला हुआ था तो उसको ए से मल्टीप्लाई करके देख लेते, ठीक है। तो ये आप करके देखोगे तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपने हर वैल्यू को क्या करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है उसे कांस्टेंट नंबर से, और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज पे। तो जो आंसर आएगा उसको कंपेयर कर लेना है सिंपल मीन से। जो सिंपल मीन से क्या बना दे कि वही जो 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3 किया था, जो आंसर आया था उसको डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो वो भी सेम आंसर आना था। इसी तरह का केस है एडिशन के केस में, कि अगर आप हर वैल्यू के अंदर एक कांस्टेंट ऐड करते हो और उसका मीन ले लेते हो, तो उसका भी मतलब यही होगा कि आपने ओवरऑल मीन के अंदर उसी एक वैल्यू को ऐड किया है। कि अगर आपने A2 लिया था तो 2 + 2 4, पहली ऑब्जर्वेशन 4 हो गई, दूसरी ऑब्जर्वेशन 5 हो जाएगी और तीसरी 7 हो जाएगी, 5 + 2 7 हो जाएगी। इन तीनों को ऐड करेंगे, तीन पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो सेम ऐसे ही होगा कि जैसे आपने मीन के अंदर उतना कांस्टेंट यानी कि 2 को ऐड किया, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन, समटाइम क्या होता है कि सिंपल मीन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपल मीन क्या होता है कि जैसे मेरे सब्जेक्ट्स में नंबर आए, तो सारों की एवरेज एक निकाली जाएगी कि एवरेज नंबर क्या है। किसी में 70 नंबर थे, किसी में 75 थे, 100 में थे, किसी में 80 थे। तो एवरेज जो है वो इनको ऐड करेंगे, इनके नंबर वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारा जो है सिंपल अरिथमेटिक मीन आता है। लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अब आप एमडी कैट की बात करते हो या ये इंट्री टेस्ट की बात करते हो, तो इसके अंदर कहते हैं कि जी 50% जो है वो एमडी कैट के मार्क्स ऐड होंगे, 30% जो है वो या 40% जो है वो एफएससी के, और 10% मैट्रिक के। तो अब इसके अंदर तीनों जो निकालनी, हमने एवरेज ही है, मीन ही निकालना है, लेकिन तीनों की जो एक इंपॉर्टेंस है वो बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमारा एमडी कैट का टेस्ट। सब उससे कम इंपॉर्टेंट कौन है, एफएससी का टेस्ट। उससे कम कौन है, मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है। तो दोनों तीनों के अलग अलग वेट हैं, एक का 50% वेट है, एक का 40% वेट है, एक का 10% वेट है। तो अब इस तरह जब आप करेंगे तो द मीन विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसके एवरेज को जब आप डिफरेंट इंपॉर्टेंस की होती है उनकी, तो उसको आप कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन, या सिंपल वेटेड मीन भी कह सकते हो। वेटेड मीन कह दो या वेटेड अरिथमेटिक मीन कह दो, और इसको एक्सडब्ल्यू से शो करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है और उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे एमडी कैट के अंदर मेरी परसेंटेज थी, फर्ज कर लो 50%, उसका इंपॉर्टेंस कितनी थी 50। तो इस तरह इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह इसको और उसके वेट को मल्टीप्लाई करोगे, इसी को और इसकी परसेंटेज को, मतलब तीनों वैल्यूज आपने ले ली और उनके उनके रिस्पेक्टिव जो वेट्स हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और उनको जमा करना है, ठीक है। और डिवाइड किस पे कर देना है, सिग्मा एन आई इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू पे, ठीक है। टोटल वेट पे, टोटल वेट कितना हुआ, तो टोटल वेट हमारा कितना होना था, 100 हुआ ना यहाँ पे। तो आसान अल्फाज में उसने क्या किया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, कि हर एक्स मल्टीप्लाई बाय W1, W2 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू, एक्स है x3 मल्टीप्लाई बाय WN, तो हर वैल्यू को उसके रिस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके उन सारी वैल्यूज को ऐड किया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया। इनका मतलब है कि इधर से देखते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गए और फिर इन सारों को हमने कर लिया ऐड, और डिवाइड किस में करना है, सिग्मा वेट पे। जितना ये वेट है सारों को ऐड कर लिया जितना वेट था। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ था 50%, 40%, 10%, तो ये हो जाना था 100। तो ये जितना भी वैल्यू आनी थी उसको 100 पे डिवाइड कर देना था, तो वो हमारा क्या हो जाना था, वेटेड अरिथमेटिक मीन। जैसे ये उसने दिया भी हुआ है कि स्टैट, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश के ये मार्क्स हैं, लेकिन इनके वेट्स हैं। अब इसके हिसाब से देखोगे तो 40% केमिस्ट्री, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है और देन मैथ है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा नंबर अगर देखते हो तो स्टैटिस्टिक्स में है, लेकिन जब आप वेटेड की परसेंटेज निकालते हो वेट्स के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी मीन निकालते तो ये 265 था, डिवाइड बाय 4 करते तो मीन क्या आना था 66.25, कि इसका जो एवरेज नंबर है, जो इसका एवरेज परसेंटेज है दैट इज 66.25। लेकिन वेट्स उसके जब आपने ऐड किया, अब इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 1600, ये यानी कि एक्स डब्ल्यू, W1 मल्टीप्लाई बाय x1, x2 मल्टीप्लाई बाय W2, x3 मल्टीप्लाई बाय W3, x4 मल्टीप्लाई बाय W4। तो ये आंसर आगे इनको कर लिया ऐड, ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया सम ऑफ वेट पे। ये सम ऑफ वेट किया था तो 100 आया था, तो 100 किया तो 61.5। दिस इज द एक्चुअल एवरेज, ये उसकी एक्चुअल परसेंटेज है जो कि उसकी काउंट होगी
फॉर द एग्रीगेट। ये जो है ये थोड़ी सी ज्यादा बता दी थी उसने, ठीक है। तो वेट्स जो है वो यहाँ पे इस तरह, वेटेड अरिथमेटिक मीन इस तरह डिफर करता है सिंपल अरिथमेटिक मीन से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है कि आपको मीन्स दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि ये फर्ज कर लो चार वैल्यूज की मीन्स हैं। मीन्स से मुराद है कि एवरेज वैल्यू ये है, तीन चार क्लासेस की एवरेज वैल्यू ये है, ठीक है। या चार क्लासेस में चार सेक्शन है, नाइन्थ क्लास के चार सेक्शन है, और चारों के अंदर जो एवरेज मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। एवरेज का मतलब है मीन। तो अगर आपको कहते हैं कि ओवरऑल मीन निकालें, तो इसका ये नहीं आपने कर देना कि सारे चार मीन्स हैं तो चारों को ऐड किया और डिवाइड बाय फोर कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसका तरीकेकार होता है। तरीकेकार क्या है कि आपने हर एक की रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अब ये क्या है, फॉर के सब ग्रुप ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ N1 N2 एन के ऑब्जर्वेशंस हैविंग रिस्पेक्टिव मीन x1 x2 एंड के एक्स के, मतलब कि N1 इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और उसका मीन है हमारे पास, N2 जो है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन और उसका भी हमारे पास मीन है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, N1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय x2, इस तरह ऐड करते हो जाओगे और डिवाइड किन पे कर दोगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। ये वो नहीं है सिंपल पहले वाले, जो सिंपल मीन था, जो पहले वाला मीन था उसके अंदर हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऐसे सिंपल नहीं लिख दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये लिखी हुई है जितनी ऑब्जर्वेशन है वो सारी ऐड होंगी, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं आगे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इसके अंदर अब जैसे उसने कहा कि सेक्शन A B C तीन सेक्शन हैं। इनके अंदर पहले के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे के अंदर 37 हैं, और तीसरे के अंदर 43 हैं। और इनकी मीन हाइट कितनी है, 62 58 एंड 61। अब ये एन है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदे का तो मीन नहीं ना निकाला था उन्होंने। उन्होंने देखा कि पहले सेक्शन के अंदर बच्चे भी डिफरेंट है, अब तीनों सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है और उनकी मीन हाइट भी डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, 62 मल्टीप्लाई बाय 40, दूसरे में क्या करोगे प्लस 58 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 61 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है। और डिवाइड किन पे करोगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, नॉट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सारों को ऐड करोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 40 37 और 43, ये N1 था, ये N2 है और ये N3 है। तो इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर आपका 60.4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 62, 37 58 43 61, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अलग अलग और ऐड कर दिया और डिवाइड बाय कर दिया N1 प्लस N2 प्लस N3 का सम से, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 83 90 120, 120 से डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, आप देखो, द मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 50 kg बाय 2 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, व्हेन 2 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास द मीन वेट बिकम 48 kg, फाइंड द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि आपको उसने कह दिया कि 10 बच्चों का जो है वो 50 किलो था, जब दो बच्चे छोड़ गए तो उसका जो मीन वेट है वो कितना हो गया, 48 kg, ठीक है। अब हमारे पास टोटल ये है 10 बच्चों का, ठीक है, ये टोटल है। अब 8 बच्चों का 48 kg आ जाएगा और दो का हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज कर लें ए जो है उसको 8 लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उनका जो आगे मीन वेट है वो हमारे पास कितना आया था, 48। 8 का 48 आ गया, 48 आ गया। टू यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और टू के आगे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आना, क्वेश्चन मार्क, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कोई एक रैंडम वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो दो वैल्यूज हैं और तीसरी तो हमारा टोटल है ना, तो टोटल जो है वो यहाँ पे आएगा। टोटल मीन कितना था, 10 बच्चे थे ना। यहाँ पे इस तरह करके दिखाना इसका औखा हो जाना है। चलिए मैं आपको ना सॉल्व करके उस पर वर्ड पे लिखा हुआ दिखाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ बाद में। अच्छा ये दूसरा सिंपल है, ये डायरेक्टली भी आपको समझ आ जाएगी। 30 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे, ठीक है। सॉरी, टोटल स्टूडेंट 30 थे तो 18 बच्चों ने दिया तो 80 नंबर थे। 18 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे और डिवाइड किस पे कर देंगे, 18 प्लस 12 पे, यानी कि 30 पे डिवाइड कर देंगे। उससे आपकी ओवरऑल एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो इसका सॉल्व हो जाएगा। ये वाला भी आपको मैं वर्ड के ऊपर करके दिखाऊंगा क्योंकि इसके सेक्शनिंग करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैं आपको वर्ड पे करके तो एंड पे भी दिखा दूंगा या दूसरी मीटिंग में दिखा दूंगा। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक मीन है, सिंपल है। जितनी भी एक्स आई वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोडक्ट का साइन होता है, पीछे सिग्मा का साइन था जो ई बना होता था बड़ा सा, ये वाला, ये सम का साइन होता है, इसका मतलब होता है ऐड करना, ये वाला जो साइन होता है। लेकिन ये जो ये वाला साइन है, ये एन टाइप का, इसको कहते हैं मल्टीप्लाई करना।
जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर ले लेंगे 1/n। तो आप इसको करने का तरीकाकार क्या है कि कैलकुलेटर लोगे, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्ज कर लो 3 ऑब्जर्वेशन हमने ली हुई है ना, तो 1/3 कर दोगे। 1/3 करोगे, जो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी ना उसको पावर ले लेना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास 3 नंबर थे ना, तो हमने 3 नंबर लिए हुए हैं, 2, 3 एंड 5। अच्छा, टू, ये 30 आ गया। 30 की पावर लेंगे हम 1/n। 1/n क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3। तो ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 1/3, तो मेरा आ गया 0.33। तो अब आप कैलकुलेटर पे सिंपल क्या लिखो, 30, और उसकी पावर में लिख दो 0.33। तो मेरा आंसर जो है वो 3.07 आएगा। तो वो मेरा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। और यही इस तरह के इसका फॉर्मूला है। एंटी लॉग ये एक अदर फॉर्मूला है। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक एक वैल्यू का पहले लॉग लोगे, हर वैल्यू का लॉग लोगे, उन सारों को ऐड कर दोगे, ऐड करने के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दोगे, और देन उस जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लोगे। हर वैल्यू का, यानी कि 2, 3 और 5 का अलग अलग लॉग लोगे, उन सारों को ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थी, 3 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लोगे, तब भी ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। द हार्मोनिक मीन इज सेट ऑफ n वैल्यूज इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। अभी ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि पहले तो अरिथमेटिक मीन ही उल्टा कर दिया। सम ऊपर होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे होती थी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर चली गई और सम नीचे आ गया। अब किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, यानी कि एक्स भी सीधा नहीं रहा, 1/x1 का। तो आप इसमें क्या करते हो कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं, x1, x2, x3, ये जितनी भी वैल्यू होती हैं, हर वैल्यू को पहले 1 पे डिवाइड करते हो, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4। जो आंसर आता है उनको ऐड करते हो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय दैट आंसर, ठीक है। तो ये आप करते हो, ठीक है। तो इसको आप कह दोगे हार्मोनिक मीन। करके देख लेना 2, 3 और 5 के साथ ही 3 वैल्यूज रखो, ताकि आपको समझ आ जाए कि कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। 1/2 करोगे, जो आंसर आएगा उसको 1/3, इसी तरह 1/5, जो आंसर आएगा सारों को ऐड करोगे, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थी, तो 3 डिवाइड बाय दैट आंसर, तो दैट विल बी हार्मोनिक मीन। ये हमने लिया हुआ है एक्स लॉग एक्स 1/x, ठीक है। लॉग एक्स क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इसने एंटी लॉग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अगर सिंपल दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। उससे आंसर मेरा आ रहा था 6.5 समथिंग, ठीक है। तो राउंड अबाउट सेम सेम आंसर है, इतना फर्क आ जाता होता है, ठीक है। तो वो भी ठीक है, डायरेक्ट फाइंड करना। अच्छा, ये लॉ एक्स की वैल्यू थी, ये आगे हमने लॉग ले लिया, और 1/x फॉर हार्मोनिक मीन। लॉग एक्स लिया हमने जो इसके ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और 1/x हमने लिया है हार्मोनिक मीन के लिए। लॉग एक्स लिया, उनको ऐड किया, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे, देन उनका एंटी लॉग ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने यहाँ पे 1/x किया, एक्स 3/1/3 किया, 0.33 आ गया, 1/5 किया, 0.200 आ गया। ये सारी वैल्यूज का 1/x लिया। अब इन सारों को हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 1.19। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 2, 4, 6 और एक 7, तो 7 डिवाइड बाय 1.19 करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5.87। मोड, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आंसर रिपीट हो रहा होता है उसको आप मोड कहते हो। फर्ज कर लो जैसा आपका डाटा सेट होता है 3, 2, 5, 2, 7, तो इसमें दो जो है वो 2 बार आ गया, तो ये आपका मोड होगा। जैसे उसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली कि ये जो 1 है ना, ये एक ही बार आया था, 2 जो है वो आया ही नहीं था, 3 भी एक बार आया था, 4 भी एक बार आया था पूरे डाटा सेट में, 5 नंबर जो है वो 2 बार आया हुआ था, इसी तरह जो 9 है वो 3 दफा आया हुआ था, और कोई भी नंबर जो है वो 3 दफा नहीं आया हुआ था। तो मोड क्या है हमारा, 9। इसके अंदर देखा कि सारी ऑब्जर्वेशन एक एक बार ही आई हुई थी, तो कोई भी मोड नहीं होगा। अगर दो वैल्यूज होती, 9 फर्ज कर लो 12 भी 3 बार आया होता, तो दो मोड हो जाते, 9 भी और 12 भी। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू पाई जाती है वो आपका मोड होता है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि एक ही मोड होगा, दो चार मोड भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मोड ना हो। उसके बाद है मीडियन, न्यूमेरिकल मेजर दैट गिव द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डाटा वैल्यू रिलेटिव टू डाटा एसेट। मीडियन में थोड़ा सा फर्क है। मीडियन क्या होता है, आप सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है। पहले तो आप डाटा सेट को अरेंज कर दोगे, डाटा सेट को अरेंज कर दोगे जब, तो छोटी वैल्यू पहले आएगी और बड़ी वैल्यू बाद में, ठीक है। तरतीब से डाटा दे देते हो। अगर आपको रैंडम डाटा दिया गया था 5, 3, 2, 7, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करोगे 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, आप जो है वो मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हो। किस तरह, अगर मैं इसको एक्सेल पे दिखाऊं,
पहले आप क्या करोगे, इसको तरतीब दे लोगे, 2 3 4 6 8। सबसे चलो यही हमारा डाटा सेट, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर लिया, तरतीब दे दी है। अब आपने फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू आपकी जो है वो कौन सी वैल्यू आपकी जो है वो मीडियन है। ठीक है, तो इसके लिए उसने ऐसा नहीं कहा कि आप वैल्यू आपका आंसर आएगा, इसने कहा फ्लाम वैल्यू, वो वाली वैल्यू, उस नंबर अगर ऊपर से काउंट करना शुरू करोगे वो वाली वैल्यू आएगी। एन क्या है हमारा, एन हम देख लेते हैं, 2 4 और 5, 5 है हमारा एन। तो 5 + 1 6, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 किया तो 3। यानी कि जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे यहाँ क्या है, मीडियन है। तो यहाँ से जब हमने देखा 1 2 एंड 3, तो ये जो 4 आंसर था हमारा, ऊपर से तीसरी वैल्यू हमारी जो ये है, ये हमारा क्या था, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर इन केस ये वैल्यूज होती 7, ये 5 है ना, 6 होती, 10 होता आगे एक वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 6, 2 4 और 6। तो अब क्या करना था, अब आपने देखना था 6 + 1 7/2, तो ये आ जाना था 3.5। तो 3.5 वैल्यू तो हमारी कोई है ही नहीं। ठीक है, 1 2 3, 3 तो तीसरी वैल्यू है और चौथी है, तो 3.5 वैल्यू कौन सी होगी, कोई भी नहीं। तो इसमें फिर आप क्या करोगे, जो थर्ड वैल्यू है और जो फोर्थ वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। जैसे मेरे पास 4 था और 6 था, 4 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय करेंगे 5। तो हमारा जो मीडियन है दैट विल बी 5, उसका आंसर 5 है। अब वो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो 5 हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहले वाले के अंदर अगर किसी के अंदर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसमें तो सिंपली हमें मिल जाएंगी। उसमें क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो 6 हो गया, 6/3 2 किया तो 3 थर्ड वैल्यू आ गई, तो थर्ड हमारा था 4। जब हमने एक वैल्यू और ऐड की, अब 6 होगी ऑब्जर्वेशन, 6 + 1 किया 7, 7/2 किया तो 3.5 आएगा। तो जो थर्ड वैल्यू, थर्ड यानी कि 3.5 वैल्यू, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब है वो वैल्यू और उससे अगली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। क्वार्टाइल्स, किसी भी हिस्से को, किसी भी एक डाटा को चार सेट्स में, चार हिस्सों में डिवाइड करना, जो क्वार्टाइल कहलाता है। ठीक है, चार इक्वल पार्ट्स में, हैविंग 25%। अब पहला जो पार्ट है उसके हर पार्ट के पास 25th परसेंटेज होती है, 25% ओवरऑल डाटा का होता है, और इसको डिनोट करते हैं QJ से। 25th ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिलो द फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको, देखिए इस तरह करके अगर हम अक्सर डिवाइड कर देते हैं तो चार हिस्सों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वार्टाइल है, ये दूसरा क्वार्टाइल है, ये तीसरा है और ये चौथा क्वार्टाइल है। चार हिस्सों में हमने डाटा को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल इज द फिफ्थ 25th परसेंटाइल, एंड द सेकंड क्वार्टाइल इज द 50th परसेंटाइल। ये बेसिकली आपको अभी नहीं समझ आएगा, एंड पे मैं एक बार मैं ही समझाऊंगा। सिंपल, अगर आपको क्वार्टाइल का फॉर्मूला दिया जाता है और आप कहा जाता है कि आप क्वार्टाइल फाइंड करें, तो उसका तरीकेकार क्या है वो बताता हूँ। अच्छा, साइज ऑफ जे क्या है, 1 2 3। देखो चार का मतलब तो 100% हो जाएगा ना, अगर चौथा क्वार्टाइल लिखोगे तो वो तो आंसर टोटल हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं करना। फर्ज कर लो 1 2 एंड 3, तो क्वार्टाइल चार हिस्से होते तो आपने 3 तक का वैल्यू फाइंड करनी होती। तो अगर आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल का डाटा दें, कि फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कौन सी ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ, अब फर्स्ट क्वार्टाइल है तो जे की जगह क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, जे देखो तो क्या आ जाएगा, 1, पहला क्वार्टाइल था। n + 1/4, एन कितनी थी हमारी, फर्ज करो चार ऑब्जर्वेशन है, यही यही वाली ले लेते हैं। ठीक है, यही वाले observation। 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो इसमें से हमने लिखेंगे 6 + 1, 7/4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो वाली ऑब्जर्वेशन हमारी उस क्वार्टाइल का, यानी कि फोर्थ क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा वहां तक होगा। इसी तरह 6/4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंड क्वार्टाइल का डाटा। इसी तरह 6 + 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल का डाटा भी हमारे पास आ जाएगा, और चौथी जब करेंगे तो वो तो लास्ट वैल्यू होगी, 100% डाटा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर उसी पहले वाला क्या था, हमने चार हिस्सों में डिवाइड करना था, तो डिवाइड बाय कर रहे थे 4। अगर हमने उसको डिसाइड 10 हिस्सों में डिवाइड करना है पूरे डाटा को, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, और जे जो है वो 9 तक होगा। यानी कि जो एक्चुअल मतलब है यही है ना, कि 9 10 करेंगे तो फिर तो डाटा पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, 9 तक कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, डिसाइल में अगर करना जाए, जो जितना डिसाइल बोला जाएगा कि थर्ड डिसाइल तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, n + 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, जो भी वो वैल्यू होगी आपके डाटा सेट के अंदर, जो वो वाली वैल्यू होगी, दैट विल बी द उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर परसेंटाइल में करना है तो ये 100 से आप डिवाइड कर दोगे, और जे जो है वो 99 तक हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल 100 वैल्यूज है, तो उससे एक कम तक हम जे की वैल्यू रख सकते हैं। लास्ट टाइम अगर इसके पिछले वाले में चले, तो इसके अंदर 10th
ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि 10 हिस्सों में करना था, तो हमारी जो जे की वैल्यू थी वो 9 तक थी। इस तरह क्वार्टाइल में चलेंगे तो 4 हिस्सों तक करना था, तो 3 जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब 3 जो है वो जे की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम। इसी तरह ये एग्जांपल है, सपोज अली वाज टोल्ड दैट रिलेटिव टू अदर स्कोर ऑन एन एनटीएस हिज स्कोर वाज 95th परसेंटाइल, हिज परसेंटाइल स्कोर इज 95, हाउ डू वी इंटरप्रेट इट। इसका मतलब है कि 95% जो जिन्होंने टेस्ट दिया, उसमें से 95% बच्चों के या 95% लोगों के नंबर जो हैं वो अली के नंबरों से कम थे, और 5% बच्चों के नंबर जो है वो अली से ज्यादा थे। तो आप इसमें डाटा को रीअरेंज करते हो पहले, और उसके बाद चेक करते हो कि ये कौन से परसेंटाइल पे आया। ठीक है। अब अगर हम वापस चलें, जो मैंने आपको पहले वाली बात समझानी थी, परसेंटाइल का मतलब है 100 हिस्सों में करना, डिसाइल का मतलब है 10 हिस्सों में करना, और क्वार्टाइल का मतलब है 4 हिस्सों में करना। तो 25th% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिलो द फर्स्ट क्वार्टाइल। ये सॉरी, फर्स्ट क्वार्टाइल इज द 25th परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब था 100 हिस्सों में करना, और क्वार्टाइल का मतलब था 4 हिस्सों में करना। तो अगर 100 को 4 हिस्सों में करोगे तो कितने, क्या आंसर आएगा? 25। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 4 किया तो 25। इसका मतलब है कि परसेंटाइल क्योंकि 100 था, तो 100, एक क्वार्टाइल जो है वो 25 परसेंटाइल के बराबर होता है। दूसरा क्वार्टाइल कितने पे होगा? 50 पे। तीसरा क्वार्टाइल 75 पे, और चौथा क्वार्टाइल जो है वो 100% परसेंटाइल के बराबर होगा, यानी कि जो लास्ट या फाइनल आंसर होगा, जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगा। ठीक है। अगर इधर आ जाओ, 10% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन फॉल बिलो D1 एंड द रेस्ट 90% आर अबव इट। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास अब फिफ्थ डिसाइल इक्वल टू द Q2 एंड मीडियन। डिसाइल क्या था? 10 वैल्यू ना, तो इसका मतलब है 10 10 का सेट है। तो अगर मैं 10 10 का सेट निकालता हूँ, तो 5 डिसाइल का मतलब है 50, और क्वार्टाइल 2 क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, Q2 क्या हो जाएगा? 50। जाहिर सी बात है, Q2 क्या था? Q1 था 25, Q2 था 50, और फिफ्थ डिसाइल का मतलब भी क्या है? 50, और 50 परसेंटाइल का मतलब भी क्या है? 50। ठीक है, और मीडियन का मतलब क्या होता है? 50%, यानी कि सेंट्रल आंसर। तो पांचवा डिसाइल जो है वो Q2 के बराबर भी है, मीडियन के बराबर भी है, और 50th परसेंटाइल के बराबर भी है। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपने खुद सॉल्व कर लेने, आंसर इनके मुझे दिखा दीजिएगा बेसिकली। ठीक है, बेशक, तो मैं उसको देख लूंगा। वह कहता है फाइंड मीडियन Q1 Q2 Q3, सारों के फॉर्मूलाज हैं। आप इन डाटा सेट को पहले रीअरेंज करोगे, ये ऊपर नीचे नहीं, आप इसको तरतीब में एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन रीअरेंज करोगे, एंड देन आप Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड करोगे, मीडियन की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, मीडियन इक्वल टू Q2 आपने लाजमी शो करना है। जाहिर सी बात है, जब Q2 का आंसर और मीडियन का आंसर बराबर आएगा, तो यू कैन शो डैट कि मीडियन और Q2 जो है वो बराबर है। ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट द रिजल्ट क्या करोगे कि ओवरऑल जो भी आंसर आएगा, ठीक है, कि Q1 का आंसर क्या है, Q2 का क्या है, Q3 का क्या है। ठीक है, डाटा, सॉरी, फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स obtained बाय 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आप इसका आंसर निकाल दोगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा ना उसके अंदर ही बता दूंगा कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, जिसमें ये यहाँ पे किया हुआ है ना, कि परसेंटाइल के हिसाब से कि 95% बच्चों के नंबर जो हैं वो अली के नंबर से ज्यादा हैं। तो जब इस तरफ इधर आओगे, तो फर्ज करो अगर आपका कोई आंसर आता है यहाँ से 55 आ जाता है Q1 का, मैं सपोज आंसर बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसका मतलब है कि 25% बच्चे जो हैं उनका आंसर जो है वो 55 या इससे नीचे था। ठीक है, इस तरह अगर Q3 निकालते हो और वो यहाँ पे आता है 74, तो इसका मतलब है कि 75% या जो 75% बच्चे थे उनका मैक्सिमम स्कोर जो है वो 74 था, टोटल स्कोर। तो आपने डाटा सेट को अरेंज किया, ये सारा डाटा अरेंज हो गया, ये तरतीब दी हुई है वैसे, 1 2 3 4 ये नंबर दिए हुए सीरियल नंबर, ये डाटा सारा रीअरेंज किया हुआ है। ठीक है, मीडियन साइज ऑफ n+1 ऑब्जर्वेशन निकाल ली। मीडियन निकालने का सिंपल फॉर्मूला हमने देखा, 10.5 थी, तो इसके अंदर हमने क्या किया, 0.5 ऐड कर लो बेशक, या जो मैंने बताया था कि, अच्छा इसने और तरीके से किया हुआ है, 11th ऑब्जर्वेशन में से 10th ऑब्जर्वेशन को माइनस किया, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, और उसको 10th ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, जो मैंने तरीकेकार बताया था सिंपल, दो ऑब्जर्व वैल्यू लो, उनको डिवाइड बाय 2 करो, वो भी ठीक है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 10th ऑब्जर्वेशन जो कि हमारा आया था 0.5 को 0.5 कर दिया, और 11वीं ऑब्जर्वेशन में से 10वीं ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी। ठीक है, अब 11वीं ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, ऊपर वाले डाटा सेट में देख लो,
54, और जो 10वीं ऑब्जर्वेशन थी वो थी 53। तो 10th ऑब्जर्वेशन की जगह मैंने 53 लिखा, 0.5 की जगह 0.5 लिखा। अगर ये 10.3 होता तो यहाँ पे 0.3 आना था, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट वैसे आता तो नहीं है, जरी सी बात है, 10.50 आना था, डिवाइड बाय टू जो करते हैं, ठीक है। आगे 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन, तो 54 माइनस 53 किया, तो ये आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया तो 0.5 आ गया, 53.5 आ गया, ठीक है। ये जो एक्यूरेट फॉर्मूला आएगा, ठीक है। वैसे अगर करके देखते, 54 + 53 डिवाइड बाय टू करके देख लो, अभी करके देख लेते हैं। तो 53.5 ही आना था, ठीक है, लेकिन वो देसी तरीका है। ये जरा एक्यूरेट फॉर्मूला के हिसाब से, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने हिसाब से करना है। Q3 निकाल के देख लो, साइज ऑफ क्यू जे की जगह आप 3 आ गया, क्योंकि Q3 निकालना था, n+1 डिवाइड बाई 4 किया, तो ये आ गई 15.75 ऑब्जर्वेशन। तो 15th ऑब्जर्वेशन अलग कर दिया, 0.75 अलग कर लिया। अब इससे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से इसके छोटे ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, और वही जो मैंने अभी बताया 0.3 अगर होता तो यहाँ पे 10.3 होता तो 0.3 आना था। तो इसी तरह वो मीडियन के अंदर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो आंसर इस तरह के आ सकते हैं। तो ये आपका 0.75 से आपने 70 माइनस 68 किया, 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.75 करेंगे, 68 ऐड करेंगे, 69.5 जब आपके Q3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी डाटा सेट दिया हुआ है, ये बॉक्स प्लॉट, अच्छा ये अलग है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने मीडियन मिनिमम, छोटी से सबसे छोटी वैल्यू Q1, मीडियन Q3 और मैक्सिमम, ये छः। अच्छा बॉक्स प्लॉट ये मेरे ख्याल आगे आएगा, तो वहां पे मैं आपको समझा भी दूंगा। उसके लिए हमें ये पांच वैल्यू चाहिए, दो, चार और एक पांच, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, Q3, मीडियन और Q1 हमने अभी निकाला है, उसमें से हमने Q3 निकाला है। बाकी अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। हमने शो यही करना था कि आप मीडियन Q2 के बराबर है, तो अब आपने Q2 भी निकालना है, Q1 भी निकालना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो, जो Q2 का आंसर आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो मीडियन के बराबर आया या नहीं आया, ठीक है। आगे मेजर ऑफ वेरिएशन है इन स्टैटिक डिस्पर्शन, आल्सो कॉल्ड वेरिएबिलिटी, स्कैटर और स्प्रेड, डिनोट हाउ स्ट्रेच और स्क्वीज द डिस्ट्रीब्यूशन इज। आपने डाटा देखा, अब डाटा स्टार्ट होता है 1 2 5 9 8, फैला हुआ डाटा है, ठीक है। तो ये ज्यादा डिस्पर्शन है। एक डाटा आता है 2 3 4, 2 4 5 2 3 4, इस तरह रैंडम वैल्यूज आ रही हैं लेकिन करीब करीब है, तो ये वेरिएशन क्या है, कम है। तो वेरिएबिलिटी एक इतनी एक्सटेंट है, वो एक्सटेंट है जहां तक आपका डाटा जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द एवरेज और मीन, यानी कि मीन अपने वैल्यू निकाल ली, वही जो डाइवर्जन अभी हमने ऊपर करके भी आए हैं, कि मीन से हर वैल्यू कितना दूर है, उसको सम किया और चेक किया कि ओवरऑल डाइवर्जन या ओवरऑल जो डेविएशन है वो कितनी थी, ठीक है। फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसके अंदर वेरिएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीन डेरिवेशन, इन सारों को कवर करेंगे। वेरिएंस इज द मेजर ऑफ स्प्रेड बिटवीन ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, एक डाटा सेट कितना फैला हुआ है आसान अल्फाज में, ठीक है। द वेरिएंस मींस मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वेरिएंस। सैंपल की वेरिएंस जो है ये वही वैल्यू है, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स, यानी कि ये हर वैल्यू थी वो जो स्टार्ट में किया अभी हमने शुरू में, मीन निकाला था, हर वैल्यू में से मीन को माइनस किया, उसका ले लिया स्केयर, और स्केयर को कर लिया, हर वैल्यू का अलग अलग पहले स्केयर लिया, और उस जो भी आंसर आता है कि उन सारों को हमने सम कर लिया और डिवाइड कर दिया n-1 से। वेरिएंस के अंदर क्या हो गया, n-1, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से ऑब्जर्वेशन थी उसमें से एक को माइनस कर दिया, और ये टोटल हमारा क्या हो गया, इससे हमारी वेरिएंस आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, जो भी आपका वेरिएंस का आंसर आया उसका अगर आप सिंपल अंडर रूट ले लोगे तो वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर फर्ज कर लो वेरिएंस आपकी 80 आती, सपोज यार कुछ आता 1 पॉइंट, वैसे तो पॉइंट्स में आती है वैल्यू, फर्ज कर लो 2 आपकी वेरिएंस आ जाती, तो आप अंडर रूट 2 ले लेते, तो उसका जो है वो आंसर आ जाना था 1.41, जो मैं रैंडम मैंने बताया, तो वो आपकी क्या हो जानी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जानी थी। एग्जाम्पल उसने दे दिया 2 4 6 8 10, ये आपके पास डाटा सेट है 5 फ्लावर का, इनकी एवरेज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ये एक्स आ गई, एवरेज क्या हो गया, मीन, एवरेज का क्या मतलब था, मीन, वो निकालना भी लाजमी है वेरिएंस निकालने के लिए। तो मीन निकाला तो वो आ गया आपका, ये सम आ गया 30, 30 डिवाइड बाई 5 किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तो 6 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। अब हर वैल्यू में से हमने मीन माइनस माइनस करना है, 2 - 6 - 4, 4 - 6 - 2, 6 - 6 0। और यही मैंने आगे भी बताया था कि जितनी भी वेरिएशन होती हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, जब उनको जब ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए।
ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का जब आप स्केयर लेंगे, अब इसी वैल्यू, ये जो हर वैल्यू आई थी, -4 का स्केयर लेंगे 16। आपको पता है जब भी किसी वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो माइनस का साइन जो है वो प्लस हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया आपका 40। तो इसका मतलब है कि ये सम, ये टोटल जो ऊपर वाला था, सम ऑफ द स्केयर्ड डेविएशन, उसका आंसर आ गया 40। 40 डिवाइड बाय n-1 करना, तो 5-1 किया तो 4, 40 डिवाइड बाय 4 किया तो 10। तो ये आपकी क्या आ गई, वेरिएंस। वेरिएंस को शो करते हैं एस स्केयर से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे शो करते हैं, खाली एस से, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट लिया, 10 लिया तो 3.16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 3.16, और वेरिएंस आ गई 10, और मीन इसका क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये तीनों आंसर हमारे इसके यहाँ से क्लियर हो गए। एक और एग्जांपल दी हुई है, ये खुद से देख लेना, इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, द रेंज आर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। सिंपल है, जो हाईएस्ट वैल्यू और जो लोएस्ट वैल्यू, उनको जब आप हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द रेंज। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज डिफाइंड एज एक्स मैक्स माइनस एक्स माइनस, वही जो रेंज है, रेंज डिवाइड बाय एक्स मैक्स प्लस एक्स माइनस, यानी मिनिमम, सॉरी। तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उस टोटल पे ऐड करेंगे, यानी कि सबसे छोटी, फॉर कह लो 2 सबसे छोटी वैल्यू थी, और 10 जो है सबसे बड़ी थी, तो 2-10, या सॉरी 10-2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और नीचे क्या आना था, 2+10, या 10+2 तो 12। तो 8 डिवाइड बाई 12 जो भी आंसर आना था, तो वो आपका क्या हो जाना था, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाना था। ठीक है। ये उसने एक वैल्यू दी है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, नीचे उसने नाम दे दिया। अब इसके कहते हैं कि रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करें। तो मिनिमम वैल्यू इसमें देखेंगे कौन सी है हमारे पास। हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 32 है, और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 46 है। तो आपने क्या किया, 32 जमा 46 किया तो 78 आ गया। अच्छा, ये हमारे पास वो थी, मतलब रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था, 46 - 32 कर देना था, तो 14 आ जाना था। सॉरी, 46 - 48 है बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो हमने करना है 48 माइनस, जब 32 किया तो हमारे पास जो रेंज है वो हमारी क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक है, 16 मार्क्स। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए क्या किया था, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस किया तो 16 आ गया, और नीचे दोनों को ऐड करना था। तो 48 प्लस 32 किया तो 80 आ गया। जबकि हमारा रेंज वाला ये आंसर था 16, तो 16 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो 0.2 आंसर आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली यहाँ से। उसके बाद ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, या क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दोनों ही सेम नाम है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो थर्ड क्वार्टाइल है उसमें से 1 क्वार्टाइल को माइनस करोगे तो यू विल गेट इंटर क्वार्टाइल रेंज। एज इट इज भी पूछी जा सकती है। बाकी क्लास के अंदर आपको शायद मैम ने बताया भी हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपने करना है। ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम भी वो असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन था कि कौन सा इलाका सबसे ज्यादा जो है वो गर्म है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करके उसको कैलकुलेट किया गया था, जबकि डायरेक्टली जो है वो उसका आंसर कोई और आ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में मैम ने हो सकता है बताए हो, तो आपने उसके हिसाब से देख लेना, या असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर अंदाजा लगा लेना। बाकी अगर कोई पास पेपर मिलते हुए तो वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आपने सिंपल जो आंसर आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज का, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज Q3 - Q1/Q3 + Q1। जिस तरह हमने क्वार्टाइल ऊपर देखा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसके अंदर भी इस तरह था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके मैक्सिमम प्लस मिनिमम कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे हमने 3-1 किया और 3+1 किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सेम टू सेम फार्मूला तकरीबन आ रहे हैं ऐसे, जिसके अंदर देखने वाली कोई चीज नहीं है। द मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन मेजर्ड आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम द मीडियन। मीन या मीडियन में से किसी एक वैल्यू से आप स्टैंडर्ड फाइंड करते हो, डिफरेंस वही x - xi - x के हर वैल्यू में से आप मीन माइनस कर दिया, उनको जमा कर लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो वो आपकी क्या आ गई, मीन डेविएशन आ गई। ठीक है, और ये मीडियन है, तो अगर मीडियन को माइनस करना शुरू कर दोगे तो वो भी वही मीन डेविएशन आएगी। तो सेम है, मीन, हर वैल्यू में से मीन को माइनस करो, जो आंसर आ रहा है उनको जमा कर लो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दो। या फिर जो मीडियन वैल्यू आपने निकाल ली है, उसमें हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करो, उनको जमा करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे तो वही एमडी ओवर मीन या एमडी ओवर मीडियन। एमडी क्या था हमारा, मीन डेविएशन, डिवाइड बाय मीन करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा।
द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बेसिकली बताता है कि मीन से एक रिलेटिवली, मीन के रिलेटिव कितना डाटा जो वेरी कर रहा है। बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूनिटलेस, यू कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू कंपेयर द स्प्रेड ऑफ डाटा सेट दैट हैव डिफरेंट डिफरेंट मीन्स। तो कहते हैं कि ऐसे डाटा सेट जिनका डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लास्ट टाइम वो जो असाइनमेंट में के अंदर क्वेश्चन था उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स थे। एक जो है वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो दूसरा फ़ारेनहाइट में था। तो आप उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स थे और उसको या डिफरेंट मीन्स थे, तो उसको हिसाब से आपने सॉल्व कर लेना है। एस ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। एस आपका क्या था, वेरियंस। एक्स की एक्स बार क्या है आपका, मीन, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दोगे, ठीक है। तो उससे आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। एस आपका क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स आपका था मीन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द प्राइसेस इन रुपीज ऑफ सर्टेन कमोडिटी। ये 8, 13, 18, 23, 30 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इसका मीन निकालेंगे तो एक्स बार ये मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन 8.56 से किस तरह निकालना है वो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ठीक है। हर वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, उसका स्केयर लेंगे, ठीक है। और उससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी, वो वेरिएंस आ जाएगी और वेरिएंस से आप आगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। ये मैंने अभी करके भी दिखाया था इधर कि आपने पहले उनको सारों को सम किया, स्केयर को सम किया, n-1 किया, जो आंसर है उसका अंडर रूट ले लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। हर हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन दी जाएगी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपने x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये दिया हुआ है इधर। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है। उसके अंदर ये है कि अगर आपका तीन आंसर निकालते हैं, आप आपके पास डाटा सेट है और आप उसका आंसर जो मॉड, मीन और मीडियन, तीनों आंसर अगर बराबर आते हैं, सेम टू सेम है, मॉड भी, मीन भी और मीडियन भी, तो आपका डाटा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर आपका मॉड का आंसर, मीन का आंसर और मीडियन का आंसर सेम है तो आपका डाटा क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आपका मोड जो है वो छोटी वैल्यू है, मीडियन जो है फिर है, और मीन जो है वो सबसे आगे वाली वैल्यू है, ये इस तरह डाटा सेट फैला हुआ है, तो आपका डाटा जो है वो राइट स्क्यूड है, ठीक है। अगर आपका मोड, मीडियन और मीन, इसी तरह आपका अगर मोड हायर वैल्यू है, मीडियन जो है वो दरमियान में और मीन जो है वो छोटी वैल्यू है, तो आपका जो है वो डाटा लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइजली द लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आप चेक करते हो कि आपका डाटा के अंदर स्मूथनेस कितनी है, डाटा एक जैसा कितना का है, ठीक है। इफ इट लुक द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेंटर पॉइंट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन एज एस के एक्स आई माइनस एक्स बार की क्यूब ली है और एन एस 3 है। अब अगर एस के का आंसर जो है वो आपका जीरो आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर एस के जो है वो आंसर जीरो से अबव आता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। और एस के का आंसर यानी कि ये जो आंसर आता है ये अगर नेगेटिव आता है तो इसका ये आपकी जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी। ये भी फॉर्मूला क्वार्टाइल्स के हिसाब से है, ये उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। अगर अगर आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन है तो आप एक्स माइनस एक्स बार लेते हो और उसकी पावर 3 है। इसी तरह एन एस और उसकी पावर 3 है। एस आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, पावर लेते हो 4, पहले वाले में आपने 3 ली थी। मेजर्ड बाय कर्टोसिस, अगर आप कहते हो कि आप ये बताना चाहते हो कि पिकेडनेस और फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। पिकेडनेस का मतलब है ये जिस तरह ये डाटा के अंदर उचाव बहुत है, एक वैल्यू बहुत बड़ी, कुछ वैल्यूज बहुत छोटी। और ये फ्लैटनेस है, ये ब्लू वाली लाइन है कि डाटा ऑलमोस्ट बराबर बराबर चल रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए कि आपके डाटा के अंदर पिकेडनेस है या फ्लैटनेस है, तो उसके लिए आप करते हो कर्टोसिस फाइंड करते हो, मेजर्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है। हर वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे, उसकी पावर 4 लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, NS4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से -3 कर देंगे तो आपके पास कर्टोसिस आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन है कि अगर आंसर जीरो आता है, यानी कि ये वाला इसका आंसर अगर जीरो आता है तो आपका जो है डाटा वो ये आ गया मीजो कर्टिक, यानी कि सेंट्रलाइज्ड है, दरमियान में है, ना बहुत ज्यादा पीक्ड है ना बहुत ज्यादा फ्लैट है। अगर के जो है वो जीरो से अबव आता है तो डाटा जो है वो लेप्टोकर्टिक है, यानी कि पीक वाला डाटा है। और अगर के जो है वो जीरो से छोटा आता है तो दैट विल बी प्लेटिकर्टिक, यानी कि फ्लैटेड डाटा है। ये डाटा दिया हुआ है
इसके अपने मीन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस फाइंड करनी है और डाटा को इंटरप्रेट करना है। तो मीन उसने निकाल दिया, स्टैंडर्ड एरर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, वो निकाल दी। मीडियन निकाल दी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, स्टैंडर्ड एरर पता नहीं क्या है, ये देख लेते हैं क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हुई है, सैंपल वेरिएंस निकाली हुई है, कर्टसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम एंड काउंट, ये सारी वैल्यूज। ये वैसे ये जो पेज है ये कंप्यूटर ओरिएंटेड है, कंप्यूटर से बनाया गया है। तो वो जो मिनी टैब होता है, वैसे आप इसको मैनुअली भी फाइंड कर सकते हो इन फार्मूलाज के जरिए। ये मुझे इंटरप्रेट करवाना सही तरह आया नहीं है, मैं इसको दोबारा रीचेक करूंगा। मीन, मोड और मीडियन का इससे क्या मुराद है। वैसे मेरे मुताबिक यही है कि अगर मीन वाली वैल्यू मीडियन से और मोड से बड़ी है तो डाटा जो है वो राइट स्क्यूड होगा। अगर मोड जो है वो बड़ा है और मीन छोटा है तो वैल्यू जो है लेफ्ट स्क्यूड है, और अगर तीनों का आंसर बराबर है तो वो सिमेट्रिक है। अच्छा, ये भी हो गया। ये अब आपके पास डाटा है, ये हमारे पास आई थिंक, अच्छा ये क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास आगे डाटा आ गया है। ये उसने x माइनस एक्स बार निकाला, उसका स्केयर निकाल लिया टू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये 3 पावर भी निकाल लिया और 4 पावर भी निकाल लिया। क्यों? ताकि हम उसके जो है वो जो हमारा ये थर्ड और फोर्थ पार्ट थे, यानी कि कर्टसी, स्क्यूनेस और कर्टसी, ये भी निकाल निकाल सकें। तो अब ये आपके पास डाटा आ गया। ये भी इसके डाटा दिया हुआ है 252 वाला, 3990 भी दिए हुए हैं। ठीक है। एज स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ से निकाल लोगे इस वाले वैल्यू से, और उसको फॉर्मूला में लगा के आप सॉल्व करके देखोगे। ठीक है। ये है फॉर अ सेट ऑफ डाटा द मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम। तो ये तीन चार वैल्यूज आपने फाइंड करने, मिनिमम, Q1, मीडियन, Q3 और मैक्सिमम। ये फाइंड कर दे और इससे आप बॉक्स प्लॉट निकाल सकते हो। ठीक है। जो सबसे लोअर वैल्यू होगी, इस तरह पहले आप एक स्केल बना लोगे। रैंडम बनाना है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो से ही बनाना है, आप खुद से भी नंबर रख सकते हो। जिस तरह मैंने लोअर वैल्यू देख लो, लोएस्ट वैल्यू जो आपकी आएगी, जिस तरह हमने वो स्टार्ट में देखा था ना, ये याद रख लेना, इधर थी हमारे पास। ये ये वाली जो हमारे पास वैल्यू थी, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं उसके हिसाब से आपको समझा भी सकूँ। चलो, ये बॉक्स प्लॉट है। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर था, मिनिमम हमारी वैल्यू थी 20, तो ये उसने 23 से पीछे जो है वो डॉट लगा लें आप 20 का। ठीक है। उसके बाद आई डोंट थिंक सो ये इसी का बना हुआ है कि नहीं। क्वार्टाइल वन था हमारा 36.25, तो 33, 34, 35 और ये 38 है, तो इसके दरमियान में 36.25 पे आप ये जो है लोअर क्वार्टाइल यानी कि क्वार्टाइल नंबर 1, और अपर क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल 3। ठीक है। ये क्वार्टाइल 3 था 73 के ऊपर, और मीडियन था हमारा 54.5। तो ये क्वार्टाइल थर्ड आ गया, यानी कि Q3 का आंसर जब इस स्केल पे आ गया। ये दो लाइनें आपने लगा दी और सेंटर में इसके क्या लग जाएगा, मीडियन। क्वार्टाइल 1 और 3 को आपस में आप मिला दोगे। ठीक है। और अपर एक्सट्रीम का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू का डॉट लगा के एक लाइन लगा दोगे, तो ये आपका क्या बन गया, बॉक्स प्लॉट बन गया। ठीक है। इससे भी आप बता सकते हो कि डाटा जो है आपका सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइन एट द सेंटर ऑफ बॉक्स इंडिकेट डाटा इज सिमेट्रिकल। अगर ये मीडियन वाली लाइन इसके सेंटर में होती तो ये होता सिमेट्रिकल। लाइन अबव द सेंटर ऑफ द बॉक्स, सॉरी, ये वाली जो लाइन है जा रही है, ये वाली लंबाई वाली लाइन, नो, ये वाली नहीं है। पोजीशन ऑफ लाइन विद इन द बॉक्स इंडिकेट द शेप ऑफ डाटा, लेंथ ऑफ क्रॉप, सॉरी, ये इंटरप्रेट करते हैं। लाइन विद इन बॉक्स मीडियन इंडिकेट एवरेज साइज ऑफ डाटा। जो डब्बे के दरमियान में है लाइन, जिसको मीडियन कहते हैं, वो एवरेज साइज ऑफ डाटा बता रही है। एवरेज साइज ऑफ डाटा क्या है, 49 या 48 समथिंग है। ठीक है। वो जो हमने यहाँ से निकाला था, मीडियन 54.5 था। मीडियन यहाँ पे कोई और लिया हुआ है पहले, यहाँ पे इसके मुताबिक 49 है। ठीक है। या वहाँ गलत लिखा होगा, ये यहाँ पे है। तो इसको जब आप उस क्वेश्चन को, या ये जो लास्ट पे इससे पहले वाला डाटा दिया गया है, ये वाला नहीं दिया गया। इस डाटा का बेशक इस्तेमाल कर लो, ये वाला जो डाटा दिया हुआ है इस पेज पे, बेशक इसको इस्तेमाल करते हुए ये मिनिमम मैक्सिमम निकाला हुआ है। ठीक है। इसमें देखो मीडियन 33 है, तो ये वाला मेरे ख्याल इस्तेमाल किया गया डाटा। देख लेना, जो भी आप इसको खुद से बना सकते हो और इसको सेंटर में लाइन लगाते हो। लेंथ ऑफ ग्राफ बॉक्स इंडिकेट वेरिएशन ऑफ डाटा। जितनी बड़ी लेंथ होगी डाटा की, उतना ही ज्यादा जो है वो डाटा की वेरिएशन है। ये जो डब्बा है, ये जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा डाटा की वेरिएशन है। पोजीशन ऑफ लाइन विद इन बॉक्स इंडिकेट द शेप ऑफ बॉक्स, शेप ऑफ डाटा। ये जो ये वाली लाइन है बेसिकली रेड वाली, ये इसकी जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से आप बताओगे कि डाटा की शेप क्या है। कि अगर जो ये मीडियन है ये सेंटर में आ जाता है, ये वाली लाइन सेंटर में आती है, तो इट विल बी सिमेट्रिकल। अगर ये
अबव द सेंटर ऑफ बॉक्स है, इसका मतलब है कि इससे अबव आगे वाली साइड पे नेगेटिवली स्क्यूड, अगर इससे पीछे है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है, ठीक है। ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, आई थिंक यही था वो वाला पहले वाला भी। हाँ, इसके मुताबिक वो बनाया हुआ, तो या आपने इसके मुताबिक बनाना है, ठीक है, तो बना के मुझे चेक करवा दीजिएगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।